हाँ बच्चों, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले जनन, जनन की विधियाँ, है ना। जनन की विधियाँ, जनन की विधियाँ कौन कौन सी है। देखो जनन क्या होता है। जनन होता है कोई भी जाति अपनी जैसी संतान उत्पन्न करती है, मतलब अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। अपनी जैसी मतलब जैसे बंदर होगा ना तो उसकी संतान बंदर जैसी होगी, मनुष्य होगा तो उसकी संतान मनुष्य जैसी होगी, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, जनन। इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। प्रजनन या जनन एक ही बात है ना। जनन देखो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, है ना। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ऐसे तो कायिक जनन भी होता है पौधों में, कायिक जनन, लेकिन अपन को यहाँ पे अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ना है ना। तो जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन कौन कौन सा होता है, तो अलैंगिक जनन क्या होता है, देखो इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जनक भाग लेगा, मतलब एक ही जनक जनन प्रक्रिया में भाग लेता है ना। एक ही जनक होगा, इसमें दो चीज़ें नहीं होगी, दो नर व मादा युग्मक नहीं होंगे, है ना। नर व मादा युग्मक नहीं होंगे, इसमें एक ही होगा, एक ही जनक होगा, उससे ही संतान उत्पन्न होगी, है ना। संतति अनुवांशिक रूप से, अच्छा दो बार लिख गया संतति। संतति संतति मतलब बच्चे, जो बच्चा पैदा हो रहा है ना। अनुवांशिक रूप से व आकारिकी रूप से, अनुवांशिक रूप से और आकारिकी रूप से, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, है ना। मैंने मतलब इनको डार्क कर रखा है पेन से, तो आपको इनका जरूर विशेष ध्यान रखना है, ये पूछी गई है एग्जाम में कई बार। अनुवांशिक रूप से समान होता है स्पेशली, अनुवांशिक रूप से जनक के समान होता है। जनक मतलब फादर के समान, जो पिता मदर जो है ना, मदर उनके समान होता है ना। पिता के समान होता है या माता के समान होता है, एक ही बात है, मतलब जनक तो एक ही होगा इस अलैंगिक जनन में। तो अनुवांशिक रूप से किसके समान होगा, जनक के समान, मतलब अनुवांशिक रूप से समान होगा, आकारिकी रूप से भी समान होगा, है ना। मतलब उसमें आकार भी सेम होगा, है ना। अनुवांशिक लक्षण भी सेम होंगे, उसमें गुण भी सेम होंगे। संतति क्या कहलाती है, संतति कहलाती है क्लोन। संतति क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति कहलाती है क्लोन, है ना, क्लोन कहलाती है। इनका ध्यान रखें आप। अलैंगिक जनन में निषेचन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है ना। निषेचन नहीं होता मतलब नर व मादा युग्मक का संयोजन नहीं होता, है ना। शुक्राणु या अंडाणु का संयोजन नहीं होता, तो उसे बोलते हैं निषेचन। तो निषेचन नहीं होगा इसमें, ये ध्यान रखें आप, है ना। अलैंगिक जनन निम्न विधियों द्वारा होता है। अब कौन कौन सी विधियां हैं अलैंगिक जनन की। पहले आए द्विविखंडन, दो बार आ गया है वी, कोई बात नहीं, द्विविखंडन, बाइनरी फिजन। तो यह अनुकूल परिस्थितियों में होता है। देखो अनुकूल परिस्थितियों में होगा, कौन सा होगा। अब इनके उदाहरण जरूर ध्यान रखने कि भाई द्विविखंडन द्वारा किस में होता है अलैंगिक जनन। द्विविखंडन मतलब दो विखंडन हो जाएंगे, दो अमीबा बन जाएंगी, एक अमीबा से दो अमीबा, जैसे अमीबा, है ना। तो आगे भी इस जानबूझ के यहाँ फिर से लिख दिया मैंने उदाहरण, एक बार फिर से लिखेंगे। आपको उदाहरण ध्यान रखने किस वीडियो द्वारा कौन से जंतु में अलैंगिक जनन होता है ना। तो उदाहरण जरूर ध्यान रखने आपको। केंद्रक में क्या होता है, संकुचन होता है। केंद्रक में संकुचन होता है और दो केंद्रक बन जाते हैं। देखो इसमें द्विविखंडन नाम है ना, तो दो जीव बन जाएंगे, दो केंद्रक बन जाएंगे, फिर दो केंद्रक से दो जीव बन जाएंगे, मतलब इसमें दो जीव बनेंगे। और यहाँ पे बहुविखंडन है नीचे, तो इसमें बहुत सारे जीव बनेंगे। देखो केंद्रक में संकुचन होता है और दो केंद्रक बन जाते हैं, दो केंद्रक बन जाएंगे, उसके पश्चात दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, दो कोशिकाएं बन जाएंगी, है ना। प्रत्येक कोशिका में एक एक केंद्रक चला जाता है, प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, एक एक केंद्रक चला जाएगा। इस प्रकार दो जीवों का निर्माण हो जाता है, मतलब द्विविखंडन नाम है तो दो जीव बन जाएंगे। केंद्रक दो भागों में बढ़ जाएगा, केंद्रक दो केंद्रक बन जाएंगे, है ना। उदाहरण जरूर ध्यान रखना है आपको, अमीबा और इसका ये बहुत पूछा जाता है, अमीबा है ना और प्रोटोजोआ, ये दोनों उदाहरण है। अब बहुविखंडन का मतलब है बहुत सारे जीव बन जाएंगे एक जीव से। इसमें केंद्रक कई भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग क्या बना देगा, नए जीव बना देगा। प्रत्येक भाग कोशिका द्रव्य से गिर जाता है, इस प्रकार अनेक जीवों का निर्माण हो जाता है, जैसे प्लाज्मोडियम, है ना, बहुविखंडन प्लाज्मोडियम। उदाहरण मुकुलन, ये मुकुलन का बहुत पूछा जाता है भाई। हाइड्रा और यीस्ट, ये दोनों, हाइड्रा बहुत पूछा जाता है, तो आपको जरूर ध्यान रखना है हाइड्रा का। मुकुलन क्या होता है, देखो बडिंग, इंग्लिश में भी ध्यान रखना पड़ेगा ये आपको। बडिंग जीव के शरीर से एक उभार उत्पन्न होता है, उभार, है ना, उत्पन्न होता है, जिसे मुकुल या कलिका कहते हैं। मुकुल भी कह सकते हैं, कलिका भी कह सकते हैं, है ना। कलिका बड़ी होकर मात्र शरीर से अलग होकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करती है, मतलब वो नया जीव बना देगी। वो जो कलिका बनेगी ना या मुकुल बनेगी ना, वो बड़ी बड़ बनती है ना, वो क्या है, नया जीव बनाती है। हाइड्रा, उदाहरण जरूर ध्यान रखना है आपको, हाइड्रा और यीस्ट, खास रूप से हाइड्रा पूछा जाता है यहाँ से, और यहाँ से अमीबा पूछा जाता है।
अगली विधि है अलैंगिक जनन की, बीजाणु जनन। मतलब बीजाणु बन जाएंगे, बीजाणु से प्रत्येक बीजाणु एक उसका निर्माण कर देगा जीव का। देखो, बीजाणु सूक्ष्म एवं एक कोशिकीय रचना है, एक कोशिकीय रचना है जिसमें जीव का जीव द्रव्य उपस्थित होता है और केंद्र को उपस्थित होता है। जीव का जीव द्रव्य भी उपस्थित होता है और केंद्र की, ये दो ही चीजें उपस्थित होती है उसमें बीजाणु में, है ना। अब देखो, केंद्र को होना चाहिए और जीव द्रव्य होना चाहिए, मतलब केंद्र को होगा ना तो केंद्र से नया बन जाएगा जीव। प्रत्येक बीजाणु नए जीव का निर्माण करता है। बीजाणु विशेष रचनाओं में बनते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, बीजाणुधानी, बीजाणुधानी कहते हैं, है ना। तो आपको तो केवल उदाहरण ध्यान रखना है, जैसे कवक, कवक है, कवक म्यूकर भी क्या है, कवक है, राइजोपस भी कवक है, फर्न, मांस, ये सब क्या है इनमें होता है। मतलब ये उदाहरण एक से बीजाणु जनन द्वारा होता है इनमें, है ना। अब खंडन, खंडन द्वारा क्या होता है, मतलब खंडन का मतलब शरीर खंड टूट जाएंगे, बहुत सारे भाग, है ना, खंड हो जाएगा, खंड एक खंड टूट के अलग हो जाएगा। शरीर, जीव के शरीर से कोई भाग टूट कर अलग हो जाता है और नए जीव को जन्म देता है, जैसे स्पायरो गायरा। आपको उदाहरण ध्यान रखने भाई, खंडन द्वारा किसमें होगा, स्पायरो गायरा में होगा, है ना। पुनरुत्भवन, पुनरुत्भवन यदि जीव को कई भागों में काट दिया जाए तो और प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण कर देता है। जैसे मान लो अमीबा है, अमीबा भी इसमें आ जाएगा पुनरुत्भवन में, निकला रीजनरेशन। जैसे हाइड्रा है या अमीबा है, मतलब जैसे अमीबा को आपने कई भागों में काट दिया तो प्रत्येक भाग है ना नया अमीबा बना लेगा, ये है पुनरुत्भवन। जैसे अपने छिपकली की पूंछ कट जाती तो थोड़े दिन बाद आ जाती है ना, तो उसी को पुनरुत्भवन बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं, है ना। तो अमीबा और हाइड्रा, पुनरुत्भवन, इनमें खूब अपार क्षमता पाई जाती है पुनरुत्भवन की। तो ये छठी विधि है अलैंगिक जनन की। अब सातवीं पढ़ते हैं, अगला है जेमिल्स द्वारा। तो जेमिल्स द्वारा किसमें अलैंगिक जनन होता है, स्पंज में। आपको उदाहरण जरूर ध्यान रखना, पूछा जाता है ना। तो ये अलैंगिक जनन हो गया अपना, अलैंगिक जनन हो गया। अब अपन पढ़ेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन दूसरा प्रकार है लैंगिक जनन। इस प्रकार के जनन में नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं। देखो, अलैंगिक जनन में तो क्या होगा, केवल एक ही जनक भाग ले रहा था, इसमें दोनों भाग लेंगे, नर भी और मादा भी, है ना। और जैसे मनुष्य, जंतु, ये उदाहरण है इसके। भाई लैंगिक जनन किस में पाया जाता है, मनुष्य में लैंगिक जनन होता है ना। जो सामान्य जंतु होते हैं उनमें भी लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में क्या क्या होता है, निषेचन होता है, अर्धसूत्र विभाजन होते हैं, है ना। तो ये नर एवं मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं। देखो, निषेचन क्या होता है, निषेचन होता है नर एवं मादा युग्मक के संयोजन, मतलब दोनों मिल जाते हैं आपस में, है ना। मतलब शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन को निषेचन कहते हैं, या फिर यूँ भी लिख सकते हैं नर एवं मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं। निषेचन कितने प्रकार का होता है, निषेचन देखो दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। अब देखो, बाह्य निषेचन क्या होता है, बाह्य निषेचन तो शरीर के बाहर होगा, मतलब जल में होगा। आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होता है। तो देखो, बाह्य निषेचन, नर से शुक्राणु निकलकर जल में आते हैं, मतलब जल में आ जाएंगे, और निषेचन की क्रिया जल में होती है ना, जिसमें जल में होती है। बाह्य निषेचन का मतलब शरीर के बाहर जल में, और आंतरिक निषेचन मतलब शरीर के अंदर। ऐसा निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है, जैसे मछली, मेंढक, ये उदाहरण ध्यान रखने हैं आपको। बाह्य निषेचन किस में होता है, किन जंतुओं में होता है, मछली, मेंढक में होता है। दूसरा निषेचन है आपके आंतरिक निषेचन, है ना। आंतरिक निषेचन क्या होता है, देखो, आंतरिक निषेचन मतलब इसमें जब निषेचन क्रिया शरीर के अंदर हो, जब निषेचन क्रिया कहाँ हो, शरीर के अंदर हो, तो उसे क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं, है ना। जैसे मनुष्य, कीट, कुत्ता, मतलब इनके मनुष्य के अंदर कौन सा निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन, है ना। लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक होता है। लैंगिक जनन किस में सहायक होता है, जैव विकास में सहायक होता है। जैव विकास मतलब जीवों का विकास, है ना। अब देखो, अंडे देने के आधार पर बच्चे, जीव दो प्रकार के होते हैं अंडे देने के आधार पर। एक तो जो जीव अंडा देते हैं उनको बोलते हैं अंडप्रजक। अंडप्रजक का मतलब ओवीपेरस, इंग्लिश में भी ध्यान रखना है आपको, ओवीपेरस, जो अंडा देते हैं। जैसे मछली, मेंढक, है ना, छिपकली, पक्षी, ये सब क्या आते हैं, अंडा देते हैं, तो उनको अंडप्रजक बोलते हैं, ओवीपेरस बोलते हैं। और एक दूसरा होता है जरायुज। जरायुज क्या होता है, वीवीपेरस, मतलब जो जीव बच्चों को जन्म देते हैं। डायरेक्ट अंडा थोड़ी जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देंगे, तो बच्चों को जन्म देंगे वो वीवीपेरस कहलाएंगे, जरायुज कहलाएंगे, जैसे स्तनधारी मनुष्य, बंदर, गाय, भैंस आदि। तो ओवीपेरस क्या होता है, वीवीपेरस क्या होता है, ये आपको आना चाहिए, है ना। तो अगला है आप अपना टॉपिक है इसमें किशोरावस्था एवं यौवनारंभ। ये अगला चैप्टर है इसमें, किशोरावस्था एवं यौवनारंभ, मतलब किशोर अवस्था क्या होती है और यौवन अवस्था क्या होती है। यौवन का आरंभ, जो उम्र का आरंभ, है ना। तो पढ़ते हैं इसको। जीवन की वह अवधि
जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। देखो जनन परिपक्वता शब्द ध्यान रखने ना आपको, किशोर अवस्था कहलाती है। आपको एक कन्फर्म याद होना चाहिए परिभाषा, लेकिन इनमें आपको जनन परिपक्वता शब्द पकड़ लेना है ना, जनन परिपक्वता आती है। किशोर अवस्था में दूसरा पॉइंट है, इसको देखो, किशोर अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के और लड़कियों की जनन क्षमता का विकास होना, है ना। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यही है, मतलब जनन क्षमता, जनन परिपक्वता, यहाँ पे जनन परिपक्वता था, यहाँ पे जनन क्षमता है ना, जनन क्षमता का विकास होना, ये सबसे क्या है महत्वपूर्ण परिवर्तन है किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था देखो, किशोर अवस्था अगला पॉइंट, किशोर अवस्था 11 वर्ष से प्रारंभ होती है। ध्यान रख लेना आपको कहाँ से प्रारंभ होती है, 11 वर्ष से प्रारंभ होती है, या 10 से 12 वर्ष से प्रारंभ होती है। तो 11 वर्ष से प्रारंभ होती है और 18 से 19 वर्ष तक चलती है ना किशोर अवस्था। मतलब किशोर अवस्था की ये दोनों परिभाषाएं आपको जरूर ध्यान रखनी है। इसमें जनन परिपक्वता शब्द है, यहाँ पे जनन क्षमता है ना। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों से 1 या 2 वर्ष पहले प्रारंभ हो जाती है। मतलब लड़कियों में क्या होता है कि जल्दी प्रारंभ होती है अवस्था, लड़कों में बाद में होती है ना, 1-2 वर्ष पहले, 1-2 वर्ष पहले। यौनारंभ, अब देखो यौनारंभ क्या होता है, व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ है, जनन की अवधि का प्रारंभ है। यौवन मतलब जनन, है ना, जिसमें व्यक्ति क्या होता है अपनी जनन क्षमता को प्राप्त करता है। मतलब किशोर अवस्था, यौवन अवस्था मतलब जनन क्षमता, ये सीधा सीधा। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण गौण लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं। कौन से हार्मोन के कारण? लड़कों में ऐसे ध्यान रख लेना आपको किस में कौन सा हार्मोन आएगा। तो लड़कों में तो आएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, है ना, और लड़कियों में कौन सा हार्मोन होता है ना, अभी भी पढ़ेंगे अपन। तो गौण लैंगिक लक्षण जानते हो ना क्या होता है आप, जैसे दाढ़ी मूछ का आना, आवाज़ भारी होना, ये सब क्या है गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। तो लड़कों में जो लक्षण आते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण आते हैं। तो यौनारंभ की आपको परिभाषा ध्यान रखना है, जो जनन अवधि का प्रारंभ है। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो गौण लैंगिक लक्षण क्या क्या होते हैं, लड़कों में छाती पर बाल आ गया, है ना, और लड़कों की आवाज़ भी भारी हो जाती है, छाती पर बाल भी आ जाएंगे, और दाढ़ी मूछ भी आ जाती है, दाढ़ी मूछ भी आ जाएगी, है ना। तो ये क्या है गौण लैंगिक लक्षण हो गए। तो ये कौन से हार्मोन के कारण आते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण आते हैं। अब देखो महिलाओं में कौन सा हार्मोन है, महिलाओं में स्त्री हार्मोन भी बोलते हैं उसको, या आप तो इसको ध्यान रखो, एस्ट्रोजन हार्मोन आता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण गौण लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं। गौण लैंगिक लक्षण मतलब महिलाओं में जो लक्षण होते हैं, जैसे आवाज़ पतली होना, आवाज़ पतली हो जाएगी, ये गौण लैंगिक लक्षण होते हैं, है ना। कमर का निचला हिस्सा चौड़ा होना, है ना, ये सब। या लड़कियों में ऋतुस्राव चक्र या माहवारी या मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, किसके कारण होता है? सब एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। तो लड़कियों में कौन सा हार्मोन आएगा? एस्ट्रोजन हार्मोन, है ना, और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अभी तो इन दोनों हार्मोन का उत्पादन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। मतलब लड़कों और लड़कियों में जो हार्मोन होते हैं ना, उनका नियंत्रण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इनका उत्पादन किया जाता है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा किया जाता है इनका उत्पादन, इन दोनों हार्मोन का उत्पादन। पुरुषों में वृषण द्वारा और महिलाओं में अंडाशय द्वारा लैंगिक हार्मोन स्रावित होते हैं। मतलब वृषण पुरुषों में तो होगा वृषण द्वारा, और महिलाओं में होगा अंडाशय द्वारा लैंगिक हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। ये जो अंडाशय द्वारा, ये एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, ये अंडाशय द्वारा होगा महिलाओं में। अब पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण द्वारा स्रावित होगा। अब देखो किशोर अवस्था में लड़कों का क्या स्वर यंत्र बड़ा हो जाता है। लड़कों का जो स्वर यंत्र है ना, आवाज़ जो स्वर यंत्र है वो बड़ा हो जाता है। लड़कों में स्वर यंत्र, अगले लाइन, लड़कों में स्वर यंत्र गले के सामने, स्वर यंत्र क्या होगा? गले के सामने उभरता हुआ दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं, है ना। उभरता हुआ मतलब ये उभार है, यहाँ पर गले में अपने उभार पाया जाता है लड़कों में, तो उनको बोलते हैं एडम्स एप्पल, है ना। अब अगली लाइन देखो, किशोरावस्था में स्वेद एवं तेल ग्रंथियों का स्त्राव बढ़ जाता है। मतलब लड़कों में क्या होगा, जो लड़कों या लड़कियां हो, स्वेद एवं जो पसीना आ जाएगा, मतलब तेल ग्रंथियों का, स्वेद यानी पसीना, पसीना का और तेल ग्रंथियों का स्त्राव बढ़ जाता है, तेल आ जाएगा, है ना। तो उससे क्या होगा, इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों पर चेहरे पर फुंसियाँ मुहासे जम जाते हैं, क्योंकि तेल ग्रंथियों का स्त्राव बढ़ जाता है ना, पसीने का और तेल ग्रंथियों का स्त्राव बढ़ जाता है। तो उससे क्या होगा, मुहासे जम जाएंगे, मुहासे हो जाएंगे, फुंसियाँ हो जाएगी चेहरे पे, कुछ व्यक्तियों में, सभी में नहीं। अब देखो नर जनन अंग जैसे वृषण और शिश्न विकसित हो जाते हैं। लड़कों में क्या होता है, वृषण और शिश्न विकसित हो जाएंगे। वृषण में शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? देखो ध्यान रखना आपको, वृषण में होता है। लड़कियों में अंडाणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है ना। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है, अंडाशय में, है ना। अंडाणु का निर्माण होगा अंडाशय में।
अब किशोरों को क्या कहते हैं? टीनेजर्स कहते हैं। टीनेजर्स कौन होते हैं? किशोर कहलाते हैं। किशोरों को क्या कहते हैं? किशोरों को कहते हैं टीनेजर्स, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि लड़कों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और लड़कियों में भी कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, ये कौन से हार्मोन के कारण होते हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। देखो, ऋतुस्राव चक्र क्या होता है? ऋतुस्राव चक्र या रज चक्र एक ही बात है। तो ऋतुस्राव चक्र की अवधि कितनी होती है? 28 से 30 दिन की होती है ना। जो मासिक धर्म होता है, माहवारी होती है, जो ऋतुस्राव चक्र होता है, रज चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसकी अवधि कितनी दिन की होती है? 28 से 30 दिन की, है ना। महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है अंडाशय के द्वारा, है ना। अपन ने पहले भी पढ़ लिया भाई, किसके द्वारा स्रावित होता है? अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है महिलाओं में। 11 वर्ष की उम्र में जब पहली बार ऋतुस्राव चक्र प्रारंभ होता है तो उसे रजोदर्शन कहते हैं। मतलब जब पहली बार ऋतुस्राव चक्र प्रारंभ होगा तो उसको क्या बोलेंगे? रजोदर्शन। 45 से 50 साल की उम्र में ऋतुस्राव चक्र बंद हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मतलब प्रारंभ होगा ना तो रजोदर्शन, और बंद होगा तो उसे क्या बोलेंगे? रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति कहते हैं उसको। अब देखो, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्या होगा? जनन से हमारे स्वास्थ्य का क्या संबंध है ना। अब देखो, भारत में परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग की शुरुआत कब हुई? परिवार नियोजन सबसे पहले भारत में लागू हुआ था वर्ल्ड में। तो ये कहाँ पे कब प्रारंभ हुई? 1951 का। आपको डेट फिक्स, ये सन जरूर याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सन जरूर ध्यान रखना है आपको भाई, कौन से सन में हुई? 1951 में। और परिवार नियोजन की शुरुआत कौन से देश में हुई? भारत में हुई थी सबसे पहले। यह किसके अंतर्गत आता है? मतलब ये जो परिवार नियोजन है ये किसके अंतर्गत आता है? यह आता है RCH के अंतर्गत। RCH क्या होती है? देखो, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, है ना। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। कौन? परिवार नियोजन किसके अंतर्गत आता है? RCH के अंतर्गत आता है। तो RCH की फुल फॉर्म जरूर ध्यान होना चाहिए आपको, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, इसके अंतर्गत ही आता है परिवार नियोजन, है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन को बोलते हैं WHO, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन स्वास्थ्य की का अर्थ क्या होता है? परिभाषा दी है, देखो इन्होंने। जनन स्वास्थ्य की इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना। व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। मतलब व्यक्ति अगर WHO ने कहा है कि व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से सुख है, स्वस्थ है, तो वो स्वस्थ है। अगर व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, मतलब उसके मन के अंदर कोई दुख नहीं है, कोई उसको मानसिक विकार नहीं है ना, तो वो स्वस्थ है। यदि व्यवहारिक रूप से स्वस्थ है तो वो मतलब एक तभी वो स्वस्थ है जब व्यक्ति व्यवहारिक रूप से भी स्वस्थ हो या सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो, है ना। उसमें कोई कमी नहीं हो, मतलब सामाजिक रूप से कोई दोष नहीं हो, उसके अंदर हीन भावना नहीं हो, तो वो क्या होता है? स्वस्थ होता है। जब भी माना जाएगा, जब ये चारों पक्ष होंगे ना, स्वस्थ होंगे ना, जब भी वो स्वस्थ माना जाएगा वो व्यक्ति, है ना। जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं एवं कार्यनीतियां। मतलब क्या क्या नीतियां अपनाइए जनन स्वास्थ्य से संबंधित, है ना, क्या क्या समस्याएं हैं और उनसे जनन स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या नीतियां अपनाई गई है, क्या क्या नीतियां अपनाई गई है भाई, कैसे स्वस्थ रहे, जनन स्वास्थ्य इंसान का कैसे स्वस्थ रहे, तो अपन पढ़ते हैं इसमें कैसे स्वस्थ रहे, क्या क्या नीतियां अपनाई गई है। RCH के अंतर्गत, परिवार नियोजन के अंतर्गत, मतलब RCH या परिवार नियोजन एक ही बात है, के अंतर्गत लोगों को जनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करना। मतलब ये कार्यनीतियाँ, रणनीतियाँ या कार्यनीतियाँ अपनाई गई है, जनन स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करना चाहिए, इसका काम है RCH का। या परिवार नियोजन के अंदर क्या क्या काम किए गए। जिन लोगों की आयु विवाह योग्य हो गई है उनको शिक्षित करना, मतलब उनको शिक्षित करना है, जनन स्वास्थ्य के बारे में बताना है। विशेष रूप से जननसम जोड़ी। अब देखो, जननसम जोड़ी क्या होती है, उनको शिक्षित करना। विशेष रूप से जननसम जोड़ी को शिक्षित करना है जिनकी शादी की, जो वे लोग जिनकी उम्र विवाह के योग्य है ना, उनको बोलते हैं जननसम जोड़ी। तो वो क्या, उनको शिक्षित करना है, जनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता देना है, यही नीति अपनाई गई है। अब देखो, और देखो, जननसम जोड़ी को गर्भ निरोधक युक्तियों, जो गर्भ निरोधक गोलियाँ होती है ना, उनकी गर्भ निरोधक गोलियाँ युक्तियों, जन्म नियंत्रक विकल्पों की शिक्षा देना, है ना भाई। इससे आप बच्चे पैदा मत करो, बहुत सारे, है ना। तो मतलब गर्भ निरोधक गोलियां दी जाती है, उनको जागरूकता पैदा की जाती है, उनको शिक्षा दी जाती है। गर्भवती माता की देखभाल करना, भाई आपको ऐसे गर्भवती माता की ऐसे देखभाल करनी चाहिए। तो ये क्या है, ये नीतियाँ हैं, है ना। जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं आती है और उनके बारे में जो भी नीतियाँ बनाई गई है वो सब है भाई। इस प्रकार आपको गर्भवती माता की देखभाल करना है, इस प्रकार माता की देखभाल की जाती है।
अब देखो, माँ और बच्चे की प्रसव के बाद देखभाल के बारे में उनको जानकारी देना। भाई माँ, जो बच्चा जिसकी माँ है और जो बच्चा है, उनको प्रसव के बाद, जो मतलब बच्चा पैदा हो गया ना, उसके उसको बोलते हैं प्रसव, है ना। तो उसको उनकी कैसी देखभाल करना चाहिए, इस बारे में परिवार नियोजन या आरसीएच के ने इस बारे में बताया, भाई ऐसे आप देखभाल करो। स्तनपान का महत्व बताना। मैं माँ का दूध पिलाना चाहिए। देखो 6 महीने तक तो माँ का दूध पिलाओगे ना, तभी बच्चा स्वस्थ रहेगा, है ना। उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा। आप बाहर से दूध पिलाओगे तो वो इतना अच्छा फायदा नहीं करेगा बच्चे को जितना वो माँ का दूध फायदा करता है ना। स्तनपान का महत्व बताना। लड़का और लड़की में समान महत्व रखना। देखो लड़का और लड़की दोनों समान है, उनको अलग अलग दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, है ना। दोनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो उनको, लड़का और लड़की दोनों को समान महत्व बताना चाहिए, है ना। जिनकी भी जिन जो जो आदमी मतलब जो व्यक्ति विवाह योग्य हैं हो गए हैं, उनको बताना। परिवार नियोजन के अंतर्गत कर रहे हैं अपन, ये आरसीएच के अंतर्गत। लोग लोगों को अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाले नुकसान के बारे में बताना। मतलब जनसंख्या, अगर आप क्या आप अनलिमिटेड अनियंत्रित जनसंख्या पैदा करोगे तो उससे क्या क्या नुकसान हो जाएंगे, है ना। जैसे लालन पालन पोषण करने में भी पालन पोषण करने में भी दिक्कत आएगी, उनको पढ़ाने में भी दिक्कत आएगी, हर चीज़ में समस्या आएगी। तो इसके बारे में उन लोगों को बताना जो विवाह योग्य हो चुके हैं, विशेष रूप से। वैसे तो सभी को बताना, पूरे परिवार को बताना, लेकिन जो विशेष रूप से उनको बताना जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है ना, उनको जागरूकता पैदा करना। लोगों को सामाजिक उत्पीड़न जैसे यौन दुरुपयोग, यौन संबंधी अपराध आदि के बारे में जानकारी देना, है ना। तो मतलब इन सब के बारे में जानकारी देना आरसीएच का काम है। परिवार नियोजन के अंतर्गत ये नीति अपनाई गई है। लोगों को जनन संबंधी समस्याओं। अब देखो जनन संबंधी समस्याएं क्या क्या होती है, जैसे गर्भधारण होता है, प्रसव होता है, प्रसव योनि संचालित रोग होते हैं ना, योनि संचालित रोग होते हैं, गर्भपात होता है, मतलब अबोर्शन, बांझपन, बच्चे पैदा नहीं हो रहा, माहवारी संबंधी समस्याओं के बारे में चिकित्सकीय सहायता प्रदान करना, मतलब डॉक्टर की सहायता देना। मतलब जो माहवारी होती है ना, किसी को मासिक धर्म की प्रॉब्लम होती है, ऋतुस्राव चक्र, राज्य चक्र होता है, तो माहवारी जो समस्याएं हैं, संबंधी समस्याएं हैं, इनके बारे में लोगों को डॉक्टर की सलाह देना, उनको चिकित्सकीय डॉक्टर की सहायता प्रदान करवाना एवं उनकी देखभाल उपलब्ध कराना जरूरी है ना। परिवार नियोजन के अंतर्गत मतलब उनकी देखभाल भी ध्यान रखना भी जरूरी है। बहुत सारी समस्या होती है, योनि संचालित रोग होते हैं, जो अबॉर्शन कर हो जाता है ना, बांझ होता है, तो किसी महिला को बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, इन सब के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, डॉक्टर की सहायता प्रदान कराना। देखो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, क्या क्या, एमनियोसेंटेसिस या एमनियोसिंटेसिस। तो ये क्या, उल्ब वेदन, ये क्या होता है। देखो एमनियोसिंटेसिस मतलब अपन है ना, लिंग जांच परीक्षण किया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगाना। मतलब कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए किया गया ये, मतलब लिंग जांच परीक्षण किया जाता है, उसको बोलते हैं एमनियोसिंटेसिस या उल्ब वेदन। मतलब एमनियोसिंटेसिस क्या होता है, मतलब पहले से ही जांच करवा लेना, भाई लड़का है लड़की है, अगर लड़की हो तो उसकी हत्या करवा देते हैं, तो कन्या भ्रूण हत्या गलत है, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए इस चीज़ पे, है ना। तो एमनियोसिंटेसिस पे रोक लगानी है, मतलब कुल मिला के एमनियोसिंटेसिस पे रोक लगानी है ना, कन्या भ्रूण हत्या पे रोक लगानी है, ताकि आप उसका बच्चे का लिंग पता करना, वो कहलाता है एमनियोसिंटोसिस, भाई लड़का है लड़की। तो ये गलत है, इस चीज़ का, इस पर प्रतिबंध लगाना, मतलब ये परिवार नियोजन के अंतर्गत ये किया गया। देखो एक नोट है यहाँ पे, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में कब हुई थी, लखनऊ में हुई थी। भारत में कब की हुई थी, मतलब भारत में सबसे पहले गर्भ निरोधक गोली की खोज सब कहाँ पे हुई थी, सहेली जो गर्भ निरोधक गोली की, इसकी खोज कहाँ पे हुई थी, आता है परीक्षा में, लखनऊ में हुई थी। नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है। तो कहाँ पे किसने की थी, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान ने की थी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने की थी, है ना। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान ने की थी, है ना, सहेली की। तो कहाँ पे हुई थी भारत में खोज, आपको रेट में आ चुका है, आपके लखनऊ ने की थी, लखनऊ में, है ना। और CDRI ने की थी ये खोज, CDRI केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान। अब देखो जनसंख्या विस्फोट एवं जनसंख्या जन्म नियंत्रण। तो जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण क्या होता है, जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, उसको नियंत्रण कैसे कह सकते हैं। हमारी जनसंख्या जो देश की आज़ादी के समय की थी लगभग 350 मिलियन अर्थात 35 करोड़ थी। मतलब आज़ादी के समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। अब वो सन 2000 में कितनी हो गई, 1 अरब के ऊपर हो गई, 1 अरब या 1,000 मिलियन, मतलब 1 अरब के ऊपर हो गई। आप देख लो 35 करोड़ से 1 अरब हो गई इतने से सालों में। 1947 से 2000 में कितने से साल होते हैं आप देख लो,
53 साल में कितनी हो गई? 1 अरब के ऊपर हो गई, 35 करोड़ से। विश्व का हर छठा आदमी क्या है? भारतीय। हर छठा आदमी, हर जो छठवां नंबर का भारतीय मतलब 6 नंबर का जो आदमी है, हर छठा आदमी भारतीय। इतनी जनसंख्या हमारे देश की। इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी के साथ साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि। जनन आयु जो विवाह योग्य है ना, जो मतलब शादी की उम्र के हैं, या जो मतलब जो जिनसे बच्चे पैदा हो सकते हैं, वो जनन आयु के लोग होते हैं, है ना। तो मातृ मृत्यु दर में भी कम आई, माता की मृत्यु भी कम हुई है और शिशु की मृत्यु में भी कमी आई। तो और जनन आयु के लोगों में वृद्धि हुई है। तो ये कारण है इसका। तो गर्भ निरोधक उपाय वो होते हैं जिसमें जनसंख्या वृद्धि को रोका जाता है ना। लघु परिवार, छोटा परिवार होना चाहिए। तो मतलब जैसे हम 2 बच्चे हो गए हमारे, अब उसके बाद बच्चे नहीं चाहते, तो उसके बाद क्या क्या गर्भ निरोधक उपाय किए जाते हैं माता पिता के द्वारा, लोग परिवार के द्वारा क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, है ना। इन प्राकृतिक, पहले ये आपकी प्राकृतिक विधियाँ, प्राकृतिक विधियों में देखो कौन सी आएगी। इन विधियों के अंतर्गत शुक्राणु अंडाणु को मिलने से या निषेचन करने से रोका जाता है। मतलब शुक्राणु अंडाणु को मिलने से रोका जाएगा इसमें, है ना। कैसे भी करके प्राकृतिक विधियाँ वो होती है। तो यह निम्न है, कौन कौन सी है? पहला है बाह्य स्खलन विधि या अंतरित मैथुन। तो बाह्य स्खलन विधि नाम से स्पष्ट है। इस विधि में मैथुन के दौरान पुरुष वीर्य स्खलन से पहले ही शिशु को माता के शरीर की योनि से बाहर निकाल लेता है। मतलब वीर्य का जो स्खलन होगा ना, तो उसमें होने से पहले ही पुरुष है ना अपने शिशु को बाहर निकाल लेगा माता की योनि से, है ना। योनि से बाहर निकालेगा शिशु को। तो उससे क्या होगा? शुक्राणु अंडाणु मिलने से रुक जाएंगे। शुक्राणु अंडाणु मिलने से रोकना है प्राकृतिक विधियों में ये। दोस्तों, अगली विधि अपनी आवधिक संयम विधि। मतलब प्राकृतिक विधियों में दूसरी विधि आवधिक संयम विधि। इस विधि में दंपत्ति मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन तक के बीच मैथुन नहीं करते। मतलब 10 से जो मासिक चक्र चलेगा ना महिला में, ऋतुस्राव चक्र चलेगा, माहवारी चक्र चलेगा, तो उसमें 10वें दिन से और 17वें दिन के बीच वो मैथुन नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा? उनको मतलब गर्भ निरोधक उपाय मिल जाएगा। मतलब वो शुक्राणु अंडाणु नहीं मिल पाएंगे, है ना। तो ये है इसमें, ये विधि है प्राकृतिक विधियों में दूसरी विधि। अब तीसरी विधि पढ़ेंगे अपन, स्तनपान अनार्तव। स्तनपान अनार्तव विधि या लैक्टेशन एमिनोरिया विधि। प्रसव के पश्चात माँ जब तक शिशु को स्तनपान कराती है तब तक ऋतुस्राव चक्र या अंडोत्सर्ग प्रारंभ नहीं होता। मतलब है ना, मासिक धर्म कब तक नहीं आता? जब तक वो स्तनपान कराएगी 6 महीने तक, तो मतलब बच्चा नहीं होगा, उनके शुक्राणु अंडा नहीं मिलेंगे, क्योंकि अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो अंडाणु कहाँ से मिलेगा, है ना। तो 6 महीने प्रसव के पश्चात 6 महीने तक बच्चे को माँ दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है ना, अपना दूध पिलाती है। तो वो क्या है, ऋतुस्राव चक्र प्रारंभ नहीं होता। तो इससे भी अपन ये प्राकृतिक विधियाँ पढ़ रहे हैं। मतलब जो ये प्राकृतिक विधियाँ हैं जो रोकती है, गर्भ निरोधक उपाय है, गर्भ निरोधक उपाय पढ़ रहे हैं अपन। दूसरा है आपका रोध। जो रोध होता है ना, बैरियर होता है ना, अवरोध। रोध क्या? अवरोध, बैरियर। तो ये बैरियर क्या होते हैं? जो शुक्राणु अंडाणु को मिलने से रोकते हैं। मतलब बैरियर क्या होते हैं? गर्भ निरोधक उपाय ही, है ना, जिनसे जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जाती है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय है। इन विधियों के अंतर्गत रोधी साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है ना। अब अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोकना है। जैसे कंडोम, अभी कंडोम तो पुरुष यूज़ करते हैं, कंडोम निरोध बोलते हैं उसको। कंडोम, डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी। अभी डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी और ये वोल्ट, ये तो महिला यूज़ करती है। कंडोम है ना पुरुष यूज़ करते हैं। कंडोम पुरुषों के लिए, बाकी तीनों महिलाओं के लिए काम में लिए जाते हैं, है ना। डायाफ्राम होता है ना, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, इसके अलावा वोल्ट, ये तीनों महिलाओं के लिए, और ये कंडोम पुरुषों के लिए। अंतर्गर्भाशय युक्ति इंट्रायूटेराइन डिवाइस या यूट्राइन या यूटेराइन, एक ही बात है। आईयूडी, सीधी सीधी आईयूडी। तो आईयूडी क्या होती है? आईयूडी होती है जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती है ना। या तो गर्भावस्था में देरी हो या बच्चों के जन्म में अंतराल हो, मतलब कोई 2 साल बाद हो या 4 साल बाद हो, एक होना चाहिए बच्चा, 3 साल बाद होना चाहिए। तो उनके लिए क्या है? उनके लिए आईयूडी आदर्श गर्भ निरोधक है, जैसे कॉपर टी। तो ये कॉपर टी क्या है? आईयूडी है ना। आईयूडी अंतर्गर्भाशय युक्ति है ना। गर्भावस्था में देरी चाहती है, भाई बच्चा लेट पैदा हो, 4 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, तो उनके लिए आईयूडी काम में ले जाती है, और जैसे कॉपर टी काम में ले जाती है उनके लिए। अगली विधि है आपकी जनसंख्या नियंत्रण की गर्भ निरोधक उपाय है आपका शल्य क्रिया विधि। तो देखो शल्य क्रिया विधि नाम से स्पष्ट है, इसे बंदेकरण भी कहते हैं, है ना।
मतलब नसबंदी होती है, नसबंदी करते हैं ना अपन, है ना। तो पुरुष, देखो क्वेश्चन आता है कि पुरुष में क्या नाम दिया जाता है नसबंदी को, और महिला में क्या नाम दिया जाता है नसबंदी को। यह उन लोगों को दी जाती है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए, मतलब जिनको बच्चा पैदा नहीं करना, गर्भ धारण नहीं करना है ना, हमेशा के लिए उनको दिया जाता है, हमेशा के लिए बच्चा नहीं करना। यह स्थायी माध्यम के रूप में अपनाना चाहते हैं। मतलब यह विधि परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। स्थायी विधि क्यों? क्योंकि उनको परमानेंटली बच्चा पैदा नहीं करना, स्थायी माध्यम के रूप में अपनाया जाता है इसको। जैसे वासेक्टोमी, वासेक्टोमी या वेसेक्टोमी एक ही बात है। आपको वेसेक्टोमी किसमें होती है? स आ गया ना यहाँ पे, तो ये पुरुष, ये स आ गया, तो ऐसे मिलाने ना, इसे याद रखना है ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। वासेक्टोमी, वेसेक्टोमी, वासेक्टोमी, स आ गया यहाँ पे, वास, तो यहाँ पुरुषों में भी स आ गया, है ना, पुरुषों में भी स आ गया, तो वेसेक्टोमी होगी पुरुषों में। और ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब का मतलब होता है ना फेलोपियन ट्यूब, महिला में होती है फेलोपियन ट्यूब, तो ट्यूब होती है महिलाओं में, है ना। महिला नसबंदी ये लड़कियों में होती है, मगर महिलाओं में होती है ना ट्यूबेक्टोमी। तो मतलब जरूर ध्यान रखना इन दोनों को, भाई वेसेक्टोमी किस में होती है और ट्यूबेक्टोमी किस में होती है ना। वेसेक्टोमी में क्या होगा, देखो शुक्रवाहिनी को काटा जाता है ना, और ट्यूबेक्टोमी में डिम्बवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब को काटा जाता है, मतलब ट्यूब काटी जाएगी इसमें, वाहिनी को ट्यूब बोलते हैं इंग्लिश में, तो ट्यूब काटी जाएगी, ट्यूब महिला में होती है और शुक्रवाहिनी पुरुष में होती है ना, है ना। तो आपको ध्यान रखना, वेसेक्टोमी पुरुष में होती है और ट्यूबेक्टोमी महिला में होती है, वैसेक्ट स है ना, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, अब देखो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या उपाय सरकार के द्वारा किए गए हैं, है ना। लोग, है ना, लघु परिवार को बढ़ावा देने हेतु गर्भ निरोधक उपाय किए जाने चाहिए। देखो लघु परिवार है ना, मतलब छोटा परिवार, छोटा परिवार को बढ़ावा देने के लिए, छोटा परिवार को बढ़ाने के लिए क्या क्या किसके लिए गर्भ निरोधक उपाय किए ही जाने चाहिए, क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए भी पढ़ेंगे अपन, है ना। मतलब गर्भ निरोधक उपाय अपनाना चाहिए छोटे परिवार को बढ़ावा देने के लिए। जैसे हम दो, हमारे दो, मतलब हम दो माता पिता और हमारे दो बच्चे, है ना, हम दो माता पिता और हमारा एक, ये सब नारे हैं। इन सब नारों को लोगों ने अपनाया, मतलब लोगों ने इन सब नारों को अपनाया, मतलब हमारा एक बच्चा, हम दो होंगे, हमारा एक बच्चा, ये नारे दिए गए हैं और लोगों ने इसको अपनाया भी है। तो जनसंख्या वृद्धि को, लघु परिवार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण को करने के लिए, है ना। अब देखो विवाह की वैधानिक आयु पुरुष के लिए 21 वर्ष है और महिला के लिए 18 वर्ष निश्चित की गई। इंपॉर्टेंट है कि विवाह की आयु पुरुष के लिए कितनी निश्चित की गई है, 21 वर्ष, और महिला के लिए कितनी निश्चित की गई है सरकार द्वारा, 18 वर्ष। अब देखो एक आदर्श गर्भ निरोधक के गुण, आदर्श गर्भ निरोधक किस प्रकार हम अपने, मतलब गर्भ निरोधक किस प्रकार होना चाहिए, जो हम गर्भ निरोधक यूज कर रहे हैं, कहाँ में ले रहे हैं, उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए उस गोली में, उस जो भी हम अपना रहे हैं गर्भ निरोधक में। प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला होना चाहिए, जो भी इसमें प्रयोग कर रहा हो, यूज करने वाला, उसके हितों का ध्यान रखने वाला होना चाहिए। आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, मार्केट में आसानी से उपलब्ध होना चाहिए वो, है ना। प्रभावी एवं जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं हो, और हो तो भी बहुत कम होना चाहिए, मतलब जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए और प्रभावी होना चाहिए वो, है ना, वो उसका इंपॉर्टेंस होना चाहिए, उसका प्रभाव होना चाहिए, और दुष्प्रभाव भी नहीं होना चाहिए उसका, और अगर दुष्प्रभाव हो तो बहुत कम होना चाहिए। मतलब आदर्श गर्भ निरोधक में ये गुण होना चाहिए। इसके अलावा जो उपयोग कर रहा है, जो प्रयोग करता है, उपयोग करता है, उसकी काम इच्छा, जो उसकी काम भावना है, प्रेरणा है, मैथुन है, उसमें बाधक नहीं होना चाहिए, है ना। उसमें किसी प्रकार का उसको मतलब बाधा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए आदर्श गर्भ निरोधक। सगर्भता का चिकित्सीय समापन, मतलब इसमें क्या होगा, जो जो जिसको गर्भावस्था है, जो गर्भ अबॉर्शन कराना, मतलब, है ना, चिकित्सीय समापन, इसका मतलब है जो जिसके गर्भ पेट में बच्चा है, जिस महिला की गर्भ धारण है वो, है ना, गर्भवती, उसको अब उसका अबॉर्शन करवाना, है ना, जानबूझकर, स्वैच्छिक इच्छा से। तो देखिए आप पढ़ते हैं इसको, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या गर्भ चिकित्सीय सगर्भता समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब एमटीपी क्या होती है, एमटीपी का ध्यान रखना है आपको। एमटीपी क्या होती है? अबॉर्शन कराना, है ना, इच्छा से जानबूझ के कराया जाता है, मतलब गर्भावस्था पूर्ण नहीं होती उसके पहले ही स्वैच्छिक रूप से इच्छा से कराया जाता है, जानबूझ के कराया जाता है ना, मतलब अबॉर्शन कराया जाता है। एमटीपी क्या होती है? एमटीपी का मतलब होता है अबॉर्शन। सगर्भता की पहली तिमाही, मतलब जब वो बच्चा उसके पेट में होगा, माँ के पेट में, तो उसकी पहली तिमाही में, या जो सगर्भता की 12 सप्ताह तक की अवधि में, 12 सप्ताह तक की अवधि में अगर कराया जाए अबॉर्शन, जब से उसके पेट में बच्चा है, जब से उसका गर्भ धारण हुआ है वो, है ना, 12 सप्ताह तक की अवधि में होगा, तो वो क्या होगा,
कराया जाने वाला चिकित्सीय सगर्भता समापन अब मतलब सुरक्षित माना जाता है। वो या तो पहली तिमाही में करा लो या 12 सप्ताह तक करा लो, एक ही बात है ना। तो वो सुरक्षित माना जाता है। वो अबॉर्शन, चिकित्सीय सगर्भता समापन, इसका मतलब अबॉर्शन या एमटीपी। तो वो एमटीपी वो अबॉर्शन सही माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है महिलाओं को। इससे महिला को नुकसान नहीं होता। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, मतलब अबॉर्शन कराते हैं ना, एमटीपी कराते हैं ना, उसको दुरुपयोग नहीं हो, उसको रोकने के लिए क्या है, कानून बनाया 1971 में। चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति, मतलब स्वीकृति दी है, कानूनी स्वीकृति 1971 में, ताकि इसका दुरुपयोग नहीं हो, एमटीपी का, अबॉर्शन का दुरुपयोग नहीं हो। तो 1971 में इसको भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। अब देखो यौन संचारित रोग, यौन संचारित मतलब सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। तो देखो कौन कौन से रोग, आपको तो ध्यान रखना है कौन कौन से यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग है कोई भी रोग या संक्रमित जो मैथुन द्वारा संचारित होता हो, है ना। जो मैथुन के द्वारा संचारित होता है वही यौन संचारित रोग है। तो सेक्स के द्वारा जो संचारित होता है उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित रोग, एसटीडी क्या होते हैं या यौन संचारित रोग क्या होते हैं, सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना, कहा जाता है। जैसे सुजाक। अब यौन संचारित रोग कौन कौन से, आपको तो ध्यान रखना है कि यौन संचारित रोग कौन कौन से। एक तो है सुजाक को गोनेरिया भी बोलते हैं, सिफिलिस, हर्पीस या जननी खरपीज या आरपीजे की बात है। लैंगिक मत्स्य, जो मत्स्य होता है ना, मत्स्य, है ना, लैंगिक मत्स्य, वो यकृतशोथ मतलब हेपेटाइटिस बी, यकृतशोथ बी मतलब हेपेटाइटिस बी, एड्स, क्लेमिडिएटा, ये सब क्या है, यौन संचारित रोग है। आपको ध्यान ये रखना है कि कौन कौन सी यौन संचारित रोग है। बंध्यता। अब देखो बंध्यता क्या होती है, 2 वर्ष तक मुक्त या सुरक्षित सहवास के बावजूद गर्भधारण नहीं होने पाने की स्थिति को बंध्यता, मतलब गर्भधारण नहीं होता उसको बोलते हैं बंध्यता, है ना। 2 वर्ष तक उसने मतलब सहवास किया महिला ने, पुरुष ने, महिला ने, तो वो तब भी गर्भधारण नहीं हुई, मतलब गर्भ नहीं हुआ उसके, है ना, गर्भाधान नहीं हुआ महिला के, तो महिला क्या है, बंध्यता हो जाती है। इसको, इस स्थिति को क्या बोलते हैं, बंध्यता बोलते हैं। कुछ विशेष तकनीक के द्वारा उनको बच्चा पैदा करने में मदद की जाती है, मतलब कुछ विशेष तकनीकें होती हैं, इनको बोलते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं, इनको सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं। मतलब ये विशेष तकनीकें होती हैं जिनसे क्या है उनके बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो इनको बोलते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी। पहली है आपकी, जिनके द्वारा बच्चा पैदा करेंगे, पात्रे निषेचन, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आपको ये सारे नाम ध्यान रखने हैं, है ना। इस विधि में शरीर से बाहर, देखो शरीर से बाहर होगा, पात्र निषेचन क्या होगा, शरीर से बाहर होगा, इन विट्रो में होगा, मतलब इसमें क्या होगा, शरीर से बाहर। इस विधि में शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन होता है। शरीर के भीतर जैसी स्थिति होगी, है ना, हमारे शरीर के जो अंदर होती है, महिला के शरीर के जो अंदर होते हैं, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम भी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से जाना, मतलब पात्र निषेचन बोलो, चाहे IVF बोलो, चाहे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलो, चाहे टेस्ट ट्यूब बेबी बोलो, एक ही बात है। इसमें प्रयोगशाला में पत्नी का या दाता स्त्री का अंडे से पति या दाता पुरुष के से प्राप्त की गई शुक्राणु, मतलब एक तो अंडा ले लिया जाएगा, एक शुक्राणु ले लिया जाएगा, को एकत्रित कर लिया जाएगा प्रयोगशाला में, और अनुकूल परिस्थितियों में युग्मनज बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। मतलब युग्मनज उनमें संलयन करा लिया जाएगा तो उसे युग्मनज बना दिया जाएगा। इस युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण, यदि देखो 8 ब्लास्टोमेर तक का भ्रूण है, यदि 8 ब्लास्टोमेर तक का है तो उसको फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। मतलब 8 ब्लास्टोमेर तक होना तो उसको बोलेंगे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ZIFT, है ना, ZIFT, है ना। यदि 8 ब्लास्टोमेर तक का है तो ZIFT, है ना। और अगर इसे 8 ब्लास्टोमेर से ज़्यादा हो तो देखो 8 ब्लास्टोमेर से अधिक होगा ना वो भ्रूण, वो बच्चा, तो उससे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में, मतलब 8 ब्लास्टोमेर से ज़्यादा होगा तो गर्भाशय में, और 8 ब्लास्टोमेर से कम होगा तो फैलोपियन ट्यूब में, महिला की फैलोपियन ट्यूब में, और 8 ब्लास्टोमेर से अधिक हो तो गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, मतलब IUT कहते हैं, है ना, IUT कहते हैं। जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या, अब देखो जिनमें गर्भधारण की समस्या होगी ना, उनकी सहायता के लिए जीवे निषेचन, अब पात्र निषेचन अलग है, जीवे निषेचन अलग है। जीवे निषेचन का मतलब इन विवो, वो तो था इन विट्रो, ये है इन विवो।
फर्टिलाइजेशन स्त्री के भीतर होगा, ये स्त्री के भीतर होगा, वो बाहर था। स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन होता है इसमें, जीव निषेचन में, है ना। जिनमें मतलब गर्भधारण की समस्या रहती है, जिनमें गर्भधारण की समस्या रहती है ना, से बनने वाले इन स्त्री के भीतर युग्मकों का संलयन से बनने वाले भ्रूणों को भी स्थानांतरित के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है ना। मतलब ये स्त्री के अंदर होगा, है ना। जिनमें गर्भधारण की समस्या होती है ना, उनके लिए जीव निषेचन होता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है, और भीतर ही होता है। अब देखो ऐसे मामले जिनमें स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, मतलब स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती ना, तो वहाँ पे क्या होगा, अंडाणु तो उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन वो क्या है, निषेचन कर सकती है, भ्रूण का परिवर्धन कर सकती है। भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है वो महिलाएं, है ना। मतलब अंडाणु ही उत्पन्न नहीं होगा, बाकी निषेचन और भ्रूण का परिवर्धन तो सही हो सकता है उनमें। तो उनके लिए दाता स्त्री जो भी है या जो भी है दाता पुरुष है, दाता जो स्त्री है ना, जो दाता स्त्री, उनके लिए दाता जो स्त्री कोई महिला से ले लिया जाएगा, जो दाता स्त्री से ले लेंगे, अंडाणु ले लेंगे, और उन स्त्रियों की फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है ना। इसको GIFT बोलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए GIFT क्या होना चाहिए, JIFT IUT क्या होती है, ये सारे शॉर्ट फॉर्म में आपको याद होना चाहिए। इन विवो क्या होती है, इन विट्रो क्या होता है, इन्हें सारे याद होना चाहिए आपको। तो GIFT इसको बोलते हैं, है ना। जो महिलाएं अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, सीधी सीधे आपको ध्यान रखना है, जो महिलाएं अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती उनके लिए GIFT। जो गर्भधारण की समस्या रहती है उनके लिए इन विवो फर्टिलाइजेशन, है ना। 8 ब्लास्टोमेर से अधिक का हो तो IUT गर्भाशय में IUT, है ना, IUT। तो ऐसे ध्यान रखना है आपको। अब देखो अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ICSI डायरेक्ट एग्जाम में ICSI आ जाता है, तो है ना। ICSI क्या है, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतक्षेपित किया जाता है, मतलब इंजेक्शन लगा दिया जाता है। अंडाणु में क्या है, इंजेक्शन के थ्रू शुक्राणु को पहुंचाता है, सुई लगा दिया अंडाणु के, है ना, सुई लगा के शुक्राणु को अंडाणु में पहुंचा दिया जाता है। तो ये इस डायरेक्ट अंतक्षेपित किया जाता है इस विधि में। तो ICSI ध्यान रखना है आपको, ICSI क्या है ना। अब देखो एक और है, बंध्यता के ऐसे मामले जिसमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्य सेचित कर सकने योग्य नहीं है, मतलब उसका उसको वीर्य सेचित नहीं कर सकता वो, है ना। मतलब उसमें वीर्य नहीं पहुंचेगा प्राकृतिक रूप से स्त्री की योनि में वीर्य को नहीं पहुंचा पाता, है ना, उसमें वीर्य नहीं डाल पाता हो योनि में। ऐसा पुरुष साथी जो स्त्री को वीर्य सेचित नहीं कर सकता, मतलब प्राकृतिक रूप से वीर्य को योनि में नहीं पहुंचा पाता, तो अथवा इसके लिए मतलब उसमें शुक्राणु की संख्या बहुत कम हो, या तो उसमें शुक्राणु की संख्या बहुत कम हो, या उसका वीर्य नहीं पहुंच रहा महिला के अंदर, तो क्या होगा, ऐसे दोष का निवारण कृत्रिम वीर्य सेचन AI तकनीक से किया जाएगा, कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीक से किया जाएगा, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कब कौन सा काम में ली जाती है, कौन सी विधि काम में ली जाती है, कृत्रिम वीर्य सेचन AI विधि कब काम में लेंगे। इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्राणु लेकर, है ना, स्वस्थ दाता होगा ना, स्वस्थ आदमी का लेंगे या पति का लेंगे, वीर्य कृत्रिम रूप से पहुंचाया जाता है ना, कृत्रिम रूप से स्त्री की, या तो स्त्री की योनि में या उसके गर्भाशय में प्रवेश कर दिया जाता है। इसे अंतःगर्भाशय विरेचन IUI क्या है, ICSI क्या है ना, AI क्या है, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए, कब कौन सी किसके लिए काम में ले जाता है। कृत्रिम रूप से पहुंचाना, कृत्रिम रूप से वीर्य को पहुंचाना, ये आएगा IUI, है ना। और इंजेक्शन लगाना, शुक्राणु को इंजेक्शन के थ्रू पहुंचाना, अंतःक्षेपण के थ्रू पहुंचाना, ICSI ऐसे होगा। या जिनमें वीर्य प्राकृतिक रूप से वो वीर्य सेचित नहीं कर सकता, या वो शुक्राणु की संख्या बहुत कम हो, तो उनमें कृत्रिम वीर्य सेचन काम मिलेंगे। ऐसे आपको ध्यान रखना है भाई, शुक्राणु की संख्या कम हो, या वो वीर्य सेचित नहीं कर सकता हो, स्त्री को वीर्य को नहीं पहुंचा पाता स्त्री की योनि में, तो वो कृत्रिम वीर्य सेचन, है ना, ये है। तो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है ना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में अगली में।